साथियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं समकालीन कवि ऋतुराज और उनकी कविता कन्यादान पर आधारित यह कार्यक्रम। ऋतुराज की यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कविता पाठ। प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर विवेक निराला। कविता का शीर्षक है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कविता पाठ के बाद अब हम कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लंबे अरसे से अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। भाषा, साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाषा, साहित्य और शिक्षण में उनका विशिष्ट योगदान है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, आज हम समकालीन कविता के महत्वपूर्ण कवि ऋतुराज और उनकी कविता कन्यादान पर चर्चा करने जा रहे हैं। कवि ऋतुराज जीवन और समाज की विडंबनाओं को बहुत ही सरल और सचित्र रूप से हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। इनकी कविता पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर तिवारी, क्या ही अच्छा हो कि आप कवि ऋतुराज का संक्षिप्त जीवन परिचय दे दें, जिससे कविता को समझने में मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, ऋतुराज राजस्थान के रहने वाले हैं जी, और अंग्रेज़ी के अध्यापक थे। अवकाश प्राप्ति के बाद जयपुर में रहते हैं। राजस्थान से बाहर तो बहुत आए गए, लेकिन राजस्थान से अंदर से जिस तरह वो जुड़े हुए हैं वो उनकी पूरी कविता में भी दिखाई देता है। उनके व्यक्तित्व में भी है, कविता में भी है। दूसरे तरह से कहें तो जैसे उनके अनुभव, उनके कविता में आने वाले दृश्य और उनकी कविता की संवेदना, सब कुछ वो राजस्थान के जीवन से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो कविता में स्थानीयता को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, उस दृष्टि से इनका बड़ा महत्व है। और एक कवि के रूप में इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि बहुत सारे कवि जो खराब चीज़ें हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी आलोचना ज़्यादा करते हैं। ऋतुराज दूसरे स्वभाव के कवि हैं। वो आलोचना के कवि मुख्यतः नहीं हैं, वो विकल्प के कवि हैं। यानी कोई चीज़ है तो कैसी होनी चाहिए इसका संकेत वो अपनी कविताओं में देते हैं। कन्यादान में भी ये चीज़ करते हैं। तीसरी बात यह है कि अपनी कविता से ऋतुराज ने चमत्कार तो नहीं पैदा किया, लेकिन एक कवि के रूप में उनकी स्वीकृति बहुत व्यापक रही। इसलिए आप देखेंगे कि उनको जबलपुर से पहल सम्मान मिला, अपने राजस्थान का बिहारी सम्मान एक बड़ा सम्मान है, वो सम्मान मिला। इस तरह उनको अनेक साहित्यिक संस्थाओं से देश भर में सम्मान प्राप्त हुआ। तो एक कवि के रूप में उनकी अखिल भारतीय स्वीकृति है, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। अच्छा, कहते हैं कि वो अंग्रेजी के अध्यापक थे, परंतु अंग्रेजी का प्रभाव उतना नहीं है जितना कि लोक का प्रभाव है। हाँ डॉक्टर साहब, ये अक्सर पाया जाता है कि लेखन में अंग्रेजी का प्रभाव उन लोगों के यहाँ ज़्यादा दिखता है जो अंग्रेजी शौकिया पढ़ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी के अध्यापकों में प्रायः अंग्रेजी का प्रभाव बहुत कम पाया जाता है। वही इनके यहाँ है। और ये लोक से उस तरह नहीं जुड़े हैं।
जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन लोक वाली बात करते ही लोक संस्कृति वाला पक्ष आता है। तो ये लोक संस्कृति के कवि नहीं है, ये मानव संबंधों के और जीवन की समग्रता के कवि हैं। बहुत अच्छा परिचय दिया डॉक्टर तिवारी आपने। अब हम उनकी कविता कन्यादान पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं और कन्यादान की थोड़ी सी व्याख्या अगर आप कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, छोटी सी कविता है जी, लेकिन इस छोटी सी कविता में कवि ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो आप देखें इसमें कि दुख उसका है, वो ये दुख किसका, जो दान में लड़की को दे रहा है। तो ये माँ का दुख है, क्योंकि ये उसकी अंतिम पूंजी थी। तो अंतिम पूंजी का अर्थ है लेन देन। जो शादी ब्याह में लेन देन तो होता ही है, चाहे दहेज के रूप में हो, चाहे रस्म रिवाज के रूप में हो, गिफ्ट के रूप में हो, दान के रूप में हो। तो वो सारा दान देने के बाद वो लड़की को भी दान में दे रही है, मानो अपना अंश दे रही है, इसलिए वो अंतिम पूंजी है। उसके बाद माने उसके पास कुछ नहीं बचा लड़की को दे देने के बाद, माने ये उसका अंतिम अंश, माने आखिरी हाँ, अंश है। अपना अंश उसको दे रही है, इसलिए वो मैंने अब इसके उसको भी दे दिया तो अब क्या बचा माँ के पास। ये जो माँ की दशा है, इसमें यह भी है कि माँ और बेटी का कितना गहरा अटूट रिश्ता होता है, ये भी यहाँ पर पता चलता है। तो इस तरह ये दोनों अर्थों में है अंतिम पूंजी का प्रयोग। इसके बाद आता है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। क्या बात है, ये कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं। आप देखें यहाँ सबसे पहले तो मैं सयानी शब्द पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। केदारनाथ अग्रवाल की कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर, वहाँ सरसों सयानी हो गई थी। हाँ, तो कल वहाँ आपने बताया था। सरसों सयानी होने का मतलब था कि वो वयस्क हो गई है, बड़ी हो गई है। यहाँ बड़ी का अर्थ नहीं है, यहाँ परिपक्व का अर्थ है कि ये लड़की अभी इतनी मैच्योर यानी परिपक्व नहीं हुई है, सयानी नहीं हुई है, भोली सरल है। भोली सरल है क्योंकि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। अब दुख बांचना विदाई के साथ इसका जुड़ा हुआ संबंध है। तो वो अपनी कल्पनाओं में सुख का स्वप्न तो देखती थी, लेकिन ससुराल में जो जटिलताएं होती हैं, जो लड़की को जीवन झेलना पड़ता है, उस सब का उसको बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था। पर सुख का आभास से क्या आशा है? सुख का आभास से तो बताया कि वो कल्पना करती थी, आभास तो काल्पनिक होता है ना। तो ससुराल जाने के बाद उसको कैसा जीवन मिलेगा, उस सुख की कल्पना करती थी। अच्छा। उस सुख का आभास था, तो सुख आभासी था, दुख वास्तविक था, लेकिन उस दुख को वो बांच नहीं पाती थी, यानी क्या दुख आएगा इससे वो परिचित नहीं थी। तो ससुराल में जटिलताएं क्या होती हैं, इनको वो लड़की नहीं जानती, क्योंकि अभी भोली सरल है, उसको वो अनुभव नहीं है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की और तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। क्या बात। अब ये जो धुंधला प्रकाश है, ये भविष्य की अस्पष्टता है। अच्छा, वो उसको पढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो प्रकाश धुंधला सा है, वो उसको ठीक ठीक नहीं जान पा रही है, इसीलिए आभास है। वही यहाँ इस रूप में है, धुंधला प्रकाश है। और तुकों और लयबद्ध जीवन का मतलब है, तुक तो आप जानते हैं कि कविता के छंदों में अंतिम पंक्ति में जो शब्द आते हैं वो तुक में होते हैं। तो ये जो निर्धारित और निश्चित जीवन है, यानी लड़कियों के जीवन के लिए पहले से कुछ निर्धारित नियम हैं, कुछ उनके निश्चित पैमाने हैं। ये जो निर्धारित और निश्चित पैमाने हैं जीवन के, उनके लिए पहले से निर्धारित मार्ग है, या लड़की को ऐसा होना चाहिए, ये जो लड़की के लिए बना हुआ पाठ है, टेक्स्ट है, तो ये जो है ये यही पढ़ती आई थी अब तक, यानी उसको अब तक समाज से, वातावरण से